Hello everyone, we are reading the chapter number 6 of Geography for class 7th. The name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से उगती है और वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ देयर. 3 तरह से नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई किया हुआ है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड थॉर्नी बुशेस. तो वो सब हमने किया था श्रब्स में जो आती हैं. उसके बाद हमने फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की थी कि फॉरेस्ट कितनी तरह के होते हैं. कल जो हमने कवर किया था वो था कॉनिफरस फॉरेस्ट और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. आज हम आए हैं ग्रासलैंड्स पे. देखते हैं ग्रासलैंड्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो फर्स्ट जो ग्रासलैंड की क्लासिफिकेशन है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. अब मैंने आपको ट्रॉपिकल का मतलब ऑलरेडी समझा दिया था कि इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स तक जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. These occur on the either side of equator and extend till the tropics. यानी इक्वेटर के दोनों साइड पर ये होता है और कहाँ तक फैला होता है? ट्रॉपिक्स तक. This vegetation grows in the area of moderate to low amount of rainfall. यानी जहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक होता है और कम भी होता है वहाँ पर भी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल. कुछ एरियाज़ में बहुत लंबी लंबी घास पाई जाती है. 3 से लेकर 4 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका. यहाँ पे एक ग्रासलैंड का नाम दिया हुआ है. नाम क्या है? सवाना ग्रासलैंड. कहाँ पाया जाता है ये? अफ्रीका में है. तो सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका इसी टाइप का एक ग्रासलैंड है. एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. तो ये एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. जो भी एनिमल घास पे डिपेंड है, ग्रास पे डिपेंड है, वो पाए जाते हैं. और वो कौन कौन से हैं? एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड. उसके बाद हम आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे. अब ट्रॉपिकल आपको पता है, ट्रॉपिकल सेम इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स तक जो रीजन था वो ट्रॉपिकल. और टेम्परेट रीजन यानी ट्रॉपिक से ऊपर वाला जो रीजन है, ट्रॉपिक से लेकर आर्कटिक सर्कल और एनार्कटिक सर्कल तक जो रीजन है उसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं. और दीज आर फॉर्म latitudinal zones in the interior continents. Usually grass here is nutritious. यहाँ पे जो घास पाई जाती है वो न्यूट्रिशियस होती है. यूजली ग्रास हेयर इज न्यूट्रिशियस. वाइल्ड बफलो, बाइसन्स, एंटीलोप इन द टेम्परेट रीजन. ये जो है यहाँ के एनिमल्स हैं. कौन कौन से? वाइल्ड बफलोज आ गई उसमें, बाइसन्स आ गए और एंटीलोप आ गए. उसके बाद है थॉर्नी बुशेस. ये थर्ड कैटेगरी थी नेचुरल वेजिटेशन की, जो मैंने आपको बताया था कि थॉर्नी बुशेस भी पाई जाती हैं नेचुरल वेजिटेशन में. और ये कहाँ होती हैं? दीज आर फाउंड इन द रीजन in dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margin of the continents. The vegetation cover in the scarce here because of scanty rain and scorching heat. Scanty rain क्या होती है? यानी बारिश बहुत कम होती है. और scorching heat यानी यहाँ पर बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है. इसीलिए अब क्लाइमेट हॉट होगा तो बारिश कम होगी और वहाँ पर पेड़ कम उगेंगे. इसलिए थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं. The vegetation cover is scarce because of scanty rain and scorching heat. Identify the desert region in the world map. You can name the Great Desert of India. भारत के ग्रेट डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट. THAR, थार डेजर्ट. ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है. राजस्थान में है ये. Name some of the common animals of the desert which you have learned earlier. तो डेजर्ट में क्या क्या पाया जाता है ये आपको मालूम है. कैमल है मेन, जो शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, वो पाया जाता है. उसके बाद हम आएंगे पोलर रीजन की तरफ. पोलर रीजन क्या है? आपने अगर ध्यान से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किए होंगे तो आपको पता होगा पोल्स कहाँ हैं. एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. ये हमारी अर्थ ऊपर जो है नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल. तो एक बार फिर से दिस इज़ द लैटिट्यूड बता रही हूँ मैं. यहाँ पे आपका इक्वेटर आ जाता है. ये आपका आर्कटिक सर्कल है. ये एनार्कटिक सर्कल है. बीच में इक्वेटर है. ऊपर जो है क्या है? नॉर्थ पोल.
और नीचे जो है क्या है, साउथ पोल। तो नीचे वाला ये जो हिस्सा है हम इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ऊपर और नीचे के जो पार्ट है अर्थ के, मैं बोलूँगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है वो हम देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। अब क्योंकि सबसे बिल्कुल कोने पे है अर्थ के, तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, क्योंकि यहाँ पर समर्स बहुत कम होती हैं। दिस कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन यानी हमारा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो है, वो वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है। और इस यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में वेजिटेशन काफ़ी कम पाई जाती है और इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। This vegetation is found in the polar area of Europe, Asia and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from cold climatic condition. ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि यहाँ के एनिमल्स की थिक फर और थिक स्किन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कोल्ड होती हैं, बहुत ठंडा एरिया होता है, टेम्परेचर जो है माइनस में होता है। दैट इज़ वाई वहाँ के जो एनिमल्स हैं अब वो गर्म गर्म कोट तो पहनेंगे नहीं, तो उनको नेचुरली भगवान ने गिफ्ट किया हुआ है उनको क्या, थिक फर और थिक स्किन। तो थिक फर और थिक स्किन होती है, ये आपको गिव रीजन में आ जाएगा। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन to protect themselves from cold climatic condition. Seal, walrus, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animal found here. तो ये जो एनिमल्स के नेम मैंने रीड किए हैं ये सारे के सारे पोलर एनिमल्स हैं और पोलर रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम ये सलीमा पे फिर से आ गए हैं। Salima's father showed some photograph of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing forest. तो यही बता रही हैं कि सलीमा के जो फादर हैं उसको कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें लोग पेड़ काट रहे हैं। Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए और सेटल होने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, इसीलिए वो फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करते हैं। सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ़ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो सलीमा को हैरानी होती है कि अगर सारे के सारे फॉरेस्ट हम लोग कट कर देंगे तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो जो नेचुरल वेजिटेशन से हमें मिलता है वो कहाँ से आएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें मिलना। डू यू एग्री विद सलीमा? बिल्कुल ये सही बात है। अगर नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो जाए, अगर फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जाए तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर diversified flora and fauna, suggest some measure to conserve them. तो ये था आपका चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। होपफुली आपको समझ आया होगा जो जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद है NCERT एक्सरसाइज और वो सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।